इसमें थोड़ा सा और करना है। चलिए एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स कर रहे थे। जनरल जो डिस्कशन अपना ये था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस डिक्रीज होती है, और अगर टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियस इंक्रीज करती है। ये इन जनरली ऐसा होता है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग मूव कर रहे हैं, कहाँ पीरियड में मूव कर रहे हैं। और टॉप टू बॉटम जब बोलते हैं तो कहाँ बात होती है, ग्रुप में बात होती है। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3D सीरीज वगैरह की बात करी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस की तो हम बात कर लिए। कुछ रेडियस अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, तो टाइप्स ऑफ रेडियस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे रेडियस को बोल सकते हैं। टाइप्स तो नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलोगे रेडियस को, है ना। तो सबसे पहले जो इसमें हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस के बारे में डेफिनेशन वगैरह हमने सारी चीजें कर ली थी, एग्जांपल दिया था। हमने बोला था बीच में होगा न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। यही चीज बोली थी। ये बात सबको क्लियर है। ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस का मतलब था किसी आयंस के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लो हमारा ये सोडियम प्लस है, अब सोडियम प्लस में न्यूक्लियस और जो आपका आउटर शेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसी को हमने क्या कहा था, आयनिक रेडियस RNA+। आयनिक रेडियस आपका कैटायन का भी हो सकता था और एनायन का भी हो सकता था। यहां तक हमारी बात हो गई थी। तो दो टाइप तो हमने पढ़ लिए थे, एक पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और एक पढ़ा था आयनिक रेडियस। अब दो और टाइप हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की, जिसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब होगा पहले समझ लो, फिर लिखना। पहले बोर्ड पे देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई मान लो कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें Cl2 मॉलिक्यूल। तो अगर आप Cl2 मॉलिक्यूल को लेते हो तो आप देखते हो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है ना। तो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हम बोलते हैं कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन गया। ऐसे जब केसेस होते हैं जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक Cl एटम ये है, दूसरा Cl एटम ये है, ये शेयरिंग वाला जोन है, बीच वाला जोन। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में ऐसे एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं
और एडजेसेंट हैं, उन एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है, यानी Cl2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, Cl के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, उस डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं R कोवेलेंट, यानी कि कोवेलेंट रेडियस। क्या नाम देते हैं इसको? कोवेलेंट रेडियस। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन में हम लोग बोलेंगे कि इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल half of distance between nucleus of two atoms which are covalently attached with each other. यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वो दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस, आर कोवेलेंट। क्लियर है बात? मान लीजिए कोई एग्जांपल है, उसमें आपको बोल दिया कि दोनों Cl एटम्स के बीच का डिस्टेंस है 111 पिकोमीटर। कितना दे दिया? 111 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा? 111 है। अगर मान लो हमने बोला से फॉर एग्जांपल हमने बोला कि Cl और Cl एटम के इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, सपोज एक एग्जांपल लिया ऐसे ही, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है कितना? 111 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? 55.5। तो अगर हम आर कोवेलेंट निकालेंगे, आर सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x/2। तो 1/2 55.5 आ जाएगा। क्या कहते हैं ऑनलाइन? कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिखिए, Cl2 का एग्जाम्पल बनाइए और एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज दैट x इज इक्वल टू 111, देन R कोवेलेंट इज इक्वल टू 111/2। डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर। पूरा नोट कर लिया? आ गई कॉपी? टेस्ट भी इसलिए कर लिया था। हो गया? सबने कर लिया? ऑनलाइन नोट कर लिया आर कोवेलेंट? यस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हो, हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल लिया, तो हाइड्रोजन गैस के सैंपल में ऐसा, ये सैंपल है मान लो, तो एक ही H2 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना?
बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल होंगे और उनके बीच में H सिंगल बॉन्ड बना हुआ होगा। तो एक H2 मॉलिक्यूल अगर है तो H और H क्या कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग कर रहे होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को। अगर इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लें और उसको x मान लें तो x/2 क्या हो जाएगा, R कोवेलेंट हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, सेम बात है जो पिछले एग्जाम्पल में थी। मतलब आपको इसमें क्या करना है, जिसकी कोवेलेंट रेडियस निकालनी है उस मॉलिक्यूल को लेंगे, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखेंगे और क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। ये हो गया R कोवेलेंट। अब चौथे टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तीसरा टाइप था, चौथे टाइप की बात कर रहे हैं रेडियस। फोर्थ टाइप की बात कर रहे हैं। फोर्थ होता है आपका वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर वगैरह किया था इसलिए बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। ये इन जनरली देखा जाता है इनर्ट गैसेस में। कहां पे देखते हैं, इनर्ट गैस। वंडरवॉल रेडियस क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमने बोला कि ये Cl2 का सैंपल है, किस गैस का सैंपल है, क्लोरीन गैस। तो इसमें Cl2 के ढेर सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए होंगे, एक दूसरे से इधर उधर टकरा रहे होंगे, है ना। अब वंडरवॉल रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें कोवेलेंट में हम R जो Cl था एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो दो Cl थे उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले रहे थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, मान लो एक ये Cl2 है और एक इसके पास में बिल्कुल दूसरा Cl2 है। दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल लेंगे, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल अगर लेते हो, जैसे मान लो ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके बगल में ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल उसके जस्ट एडजेसेंट है, उसको ले लीजिए। दो Cl2 मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट एटम हो, एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल वाले एटम हो, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं जो सबसे पास पास है। अगर इसको इसको लोगे तो दूर दूर हो जाएगा, ये इसको इसको लोगे तो दूर। एडजेसेंट एटम ये हो गए। एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। अगर ये मान लो डिस्टेंस y है तो इस y का y/2 कर दीजिए तो निकल आता है R वंडरवॉल। कौन सा रेडियस निकलता है, वंडरवॉल रेडियस। यानी कि ये वंडरवॉल रेडियस किसके बीच में लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम होंगे उनके बीच, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या निकलेगा, वंडरवॉल रेडियस। डेफिनेशन लिखवा दे इसकी प्रॉपर। वंडरवॉल की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज, लिख लो, इट इज
overall size of atom which includes its valence shell which includes its valence shell in non-bonded state. ओवरऑल साइज बताता है which includes its state in non-bonded situation. Non-bonded situation. It is half of distance. It is half of distance between two similar atoms. Half of distance between two similar atoms in separate molecules in a solid. Separate molecules in a solid. अब हम बोल रहे हैं, डेफिनेशन लिख ली ना, पीडीएफ में तो मैंने लिखी नहीं, आप सबने लिख ली ना डेफिनेशन। अब हमने बोला कि ये वाली जो रेडियस है ये कहाँ पे इन जनरली प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैसेस में। तो मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, नियॉन गैस का सैंपल है। किसका सैंपल है? नियॉन। ये सैंपल है तो नियॉन के कई एटम्स होंगे, कई सारे नियॉन के एटम्स होंगे, ठीक। तो मान लो ये एक नियॉन का एटम और ये इसके बगल में दूसरा नियॉन का एटम, सेम होगा बिल्कुल। इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, अगर ये y डिस्टेंस आता है तो y/2 क्या आ जाएगा, r वंडरवॉल। वंडरवॉल में WAAAL है ना, नाम है ये। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं, वंडरवॉल। क्लियर है? हाँ, वाइट कैलकुलेट नहीं कराते हैं, पर मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। अभी तक कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, पर बनाए तो मीनिंग तो आना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे समझेंगे क्वेश्चन कोई बना दे तो। वंडरवॉल की बात कर ली हमने। चौथा टाइप हो गया ना, फिफ्थ पे आ जाइए, मेटेलिक रेडियस। आर मेटेलिक, आर मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस क्या हो?
जैसे मान लो किसी मेटल का क्रिस्टल है, मेटल का क्या है, मेटल इन जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड है और मान लो सॉलिड में क्रिस्टल फॉर्म है, तो मेटल क्रिस्टल कैसा दिखता है, देखो ध्यान से। मेटल का जो क्रिस्टल होता है उसको, उसका मॉडल बोला जाता है, उसके मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मेटल के क्रिस्टल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल के क्रिस्टल में मेटल का जो पॉजिटिव आयन होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से। किससे घिरा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। मेटल के क्रिस्टल में मेटल का, मान लो ये M प्लस है, ये M प्लस है, ये M प्लस है, किसी मेटल का क्रिस्टल है, तो इनके M प्लस के बीच बीच में M प्लस चारों तरफ से घिरा हुआ होगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होता है वो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री करके बाहर निकाल के M प्लस के फॉर्मेट में रहता है मेटल में, और M प्लस के फॉर्मेट में, कैटायन के फॉर्मेट में अगर रहेगा तो ये जो M प्लस बना है, इसके जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ पूरे जगह पे घूमते रहे। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या है, M प्लस है। और ये जो M प्लस और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो हम मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेटेलिक रेडियस पढ़ रहे हैं। तो मेटेलिक रेडियस में हम बोलेंगे कि मेटल के क्रिस्टल में अगर दो पॉजिटिव आयन है एडजेसेंट, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, हाफ। उसी को क्या बोल दोगे, मेटेलिक रेडियस। मतलब जैसे मान लो ये M प्लस है और ये M प्लस है, इसके बगल वाला, ये दो M प्लस है, मान लो ये एक M प्लस है और एक इसके जस्ट एडजेसेंट M प्लस है। तो इसका यहाँ न्यूक्लियस है, इसका यहाँ न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। मान लो ये डिस्टेंस Z है और Z का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो इसी को क्या बोलते हो, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक बॉन्ड होता है मेटल के क्रिस्टल में, जो M प्लस होगा, M प्लस 2 होगा, जैसा भी, मान लो कॉपर का है तो कॉपर प्लस 2 होगा, सोडियम का क्रिस्टल है तो सोडियम प्लस 2 होगा। तो उसके क्रिस्टल में जो प्लस प्लस आयंस होते हैं, उन प्लस प्लस आयंस और जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है ना, बेसिकली वो एक तरीके का फोर्स ही होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से अटैचमेंट है, किसी दोस्त से अटैचमेंट है, तो उससे अटैचमेंट के आपके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका मतलब आप उससे अफेक्शनेट हो, है ना, उसके लिए आपके दिल में अफेक्शन है और आपके लिए उसके दिल में अफेक्शन है, पहला रीजन ये हो सकता है। तो उसकी वजह से आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, मतलब आपके और उसके बीच में फोर्स अच्छा हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इस तरीके का होता है कि जैसे मान लो सपोज दो भाई बहन है ना, तो उनके बीच में एक ब्लड रिलेशन का जो अफेक्शन होता है वो तो होगा ही होगा, है ना।
अगर भाई को कोई दिक्कत होगी तो बहन को प्रॉब्लम होगी, बहन को कोई दिक्कत होगी तो भाई को प्रॉब्लम होगी। इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन का अफेक्शन, है ना। और एक ये चीज होती है कि मान लो उनके बीच में आपस में लड़ाई भी होती हो, पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके बीच में काम करता हो। एक्सटर्नल फोर्स समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए उनके पापा है, उनके दादा है, उनकी दादी है, कोई उनको समझा के रखता है कि नहीं भाई बच्चों तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हारे बीच में अफेक्शन होना चाहिए। तो उनके बीच में थोड़ा बहुत अगर टूट फूट भी होती है, टूट फूट का मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत, तो भी क्या होता है, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर हमेशा रहता है कि नहीं तुमको लड़ना नहीं है, तुमको प्यार से रहना है। तो बॉन्डिंग भी एक तरीके का क्या है, अफेक्शन है। तो मेटल के क्रिस्टल में एडजेसेंट मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और अगर हम एडजेसेंट मेटल आयन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देख लें, कोई भी दो आयन ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस देख लो, उसको हाफ कर दो, तो उसी को क्या बोल देते हो आप, मेटेलिक रेडियस। इतनी छोटी सी बात है, डेफिनेशन लिख लो इसकी मेटेलिक रेडियस की। It is half distance between nucleus of adjacent metal ion half distance between nucleus of adjacent metal ion in metallic crystal. In metallic crystal. क्लियर है? अब कभी कभी आपको कंपेयर करने को कहते हैं कि मेटेलिक रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे है, कंपैरिजन कर रहे हैं तीन के बीच में। आर वॉन्डर वॉल सबसे बड़ा होता है, आर मेटेलिक उससे छोटा होता है, और आर कोवेलेंट इन तीनों में सबसे छोटा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने बोला कि वॉन्डर वॉल की जब बात कर रहे हो तो ये Cl, इसके बगल वाले Cl और इसके बीच के डिस्टेंस को ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल के बीच का गैप भी काउंट हो रहा है, फिर पूरे को लेकर के इसका हाफ कर रहे हो। ये x डिस्टेंस लेते हो और x/2 करते हो, वो होता है आर वॉन्डर वॉल। ठीक, मेटेलिक जब लेते हो तो क्या करते हो, ये m प्लस है, ये m प्लस है। जो वॉन्डर वॉल रेडियस होता है वो ज्यादातर किस में बात करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स में या इनर्ट गैसेस में। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंपैरेटिवली थोड़ा दूर दूर होता है इन कंपैरिजन टू इसके। इसमें मेटल एटम है, मेटल का आयन है, और इसमें एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक,
अगर इनर्ट गैसेस की बात करो तो इनर्ट गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। गैसेस की अगर बात करो तो वैसे ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इनर्ट गैसेस को आउटर शेल उनका कंप्लीट होता है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। x/2 इज इक्वल टू r वंडरवॉल, वंडरवॉल को v लिख दिया हमने, ठीक, ऐसे आता है। यहाँ पे अगर देखो तो एडजेसेंट मेटल आयन होते हैं, इससे बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये डिस्टेंस मान लो, इसको y कह दो, तो यहाँ पे निकालते हो r मेटेलिक, वो आता है y/2। फिर हम बात कर रहे हैं आर कोवेलेंट की। आर कोवेलेंट को देखो ध्यान से, अगर Cl2 मॉलिक्यूल, दो Cl2, यहाँ पे एक Cl2 ये था, एक Cl2 ये था। आर कोवेलेंट की जब बात करते हो तो देखो Cl2 मॉलिक्यूल अगर लेते हो तो दो एटम्स देखो क्या हो गए, थोड़े और ज्यादा पास हो गए, क्योंकि एक बीच में शेयरिंग वाला एरिया भी आ रहा है। तो ये डिस्टेंस मान लो z है, तो अगर z/2 करोगे तो वो क्या आता है, आर कोवेलेंट आता है। ध्यान से अगर डायग्राम को कंपेयर करें हम, तो हमें दिखता है कि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हाफ भी करेंगे तो ज्यादा ही रहेगा डिस्टेंस। कुछ भी ले लो, हम तो एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको XYZ ले लिया। ऐसा इन जनरली होता है। तो कंपेयर करें तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, फिर मेटेलिक आएगा, फिर क्या आएगा, कोवेलेंट। तो रेडियस कितने तरीके का पढ़ा हमने, एक तो सिंपल पढ़ा एटॉमिक रेडियस, जिसकी हम लोग बात करेंगे ज्यादातर। दूसरा हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियस। फिर आयनिक रेडियस में हमने पढ़ा था कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस। कैटायन के रेडियस में आपको सिखाया था कि कैटायन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। Na+ का रेडियस हमेशा कम होगा Na से, ठीक है। और एनायन का रेडियस जैसे Cl- का रेडियस हमेशा Cl से बड़ा होगा। एनायन बनता है तो रेडियस बढ़ती है, कैटायन बनता है तो रेडियस कम। फिर हमने बात करी आर वंडरवॉल की, आर कोवेलेंट की और आर मेटेलिक की, है ना, तीन तरीके के और रेडियस पढ़े। अब रेडियस लगभग आपकी खत्म है। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो नीचे, स्टार बना लो, नोट बना लो, जो भी बना लो। इन अ पीरियड, किसी पीरियड में रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज हाईएस्ट। मतलब जैसे मान लो सेकेंड पीरियड की बात कर लो, तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है आपका कहां से, लिथियम से। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें नियॉन क्योंकि इनर्ट गैस है, तो इसमें कौन सी रेडियस होगी, वंडरवॉल होगी। इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेडियस किसकी होगी, नियॉन। थर्ड पीरियड में आएंगे तो आर्गन हो जाएगा, फोर्थ में आएंगे तो उसके नीचे वाली। तो लास्ट वाली जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी रेडियस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरल हमारा कंसिडरेशन क्या रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे
तो रेडियस क्या होगी, कम या ज्यादा, डिक्रीज या इंक्रीज, इधर डिक्रीज होती थी, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया, सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है। यहां तक तो सही चलेगा, यहां तक तो यही रूल चलेगा, यहां से हर पीरियड में, हाँ हाँ उनसे पहले वाले की डिग्री होती, उनसे पहले वालों की सिंपल रूल से चलेंगे। ठीक है, रेडियस हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं, हाँ बोलिए श्रीदा। हाँ नियॉन के बाद उधर उधर सारा रूल सेम है। चलिए नया टॉपिक, दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी रेडियस, अब सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं, पहले डेफिनेशन, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू, क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन निकलने को क्या बोलते हैं, एमिट। It is energy required to remove one electron from, हाँ हाँ एक के लिए, अभी तो एक की ही बात करें। It is energy required to remove one electron from single isolated gaseous atom. किसी अकेले गैसियस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है एक, तो उसको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट में टर्म क्या लिखा हुआ है देखो, सिंगल आइसोलेटेड मतलब अलग है, एक एटम की बात कर लो, गैसियस एटम है, एटम की स्टेज क्या होगी, गैसियस। ठीक, जैसे मान लो सोडियम है हमारे पास सॉलिड, क्या है हमारे पास सोडियम सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको लिखेंगे NaS। ठीक, इस सॉलिड को पहले कन्वर्ट करो किसमें, गैस। आपको पता है सॉलिड को अगर सीधे गैस में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सी एनर्जी लगती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी लगती है सब्लिमेशन, SE। कौन सी एनर्जी लगेगी, सब्लिमेशन। हाँ हाँ, जो एनर्जी आप दोगे हीट के फॉर्म में दो या इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करो, जिस भी फॉर्म से आप उसको क्या करो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे, उस एनर्जी को क्या बोलोगे, सब्लिमेशन एनर्जी।
अब हमारे पास सोडियम का गैसियस एटम आ गया और एक एटम चाहिए अपने को। क्या चाहिए? एक चाहिए। तो एक ही लिया हमने आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल। अब इससे आपको क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। Na प्लस गैसियस बन गया। Na गैसियस से Na प्लस गैसियस बनने में जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई करोगे, एनर्जी दोगे, उसी को क्या बोलोगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे? अगर हम बोले हमारे पास सोडियम का एक सिंगल गैसियस एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 40 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 40 जूल। सोडियम गैसियस, सोडियम का कैसा एटम होना चाहिए? गैसियस। इन जनरली हमें कैसा मिलता है? इन जनरली सोडियम है, मेटल है, तो सॉलिड होगा। तो पहले सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस एटम में। जब गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे तो सॉलिड से गैस बनाओगे, तो क्या लगेगी? कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि प्रोसेस क्या कर रहे हैं? सब्लिमेशन कर रहे हैं। सब्लिमेशन करते हैं तो सब्लिमेशन एनर्जी लगती है, तो सोडियम गैसियस एटम मिल जाएगा। अब ये जो गैसियस एटम है, इससे अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितनी एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को क्या बोलोगे आप? आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंगल वर्ड यूज करो तो भी चलता है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। केमिस्ट्री में आइसोलेटेड का क्या मतलब हो गया? एक ही एटम की बात। आइसोलेटेड गैसियस एटम। एटम किस स्टेज में होना चाहिए? गैसियस। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। नोट हो गया? समझ आ गया? नहीं नोट हुआ है तो नोट कर लीजिए। हो गया? जैसे मान लो कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए कोई मेटल है, ये इसका गैसियस एटम है, आइसोलेटेड एक एटम है इसका। इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो। माइनस का मतलब निकालना, ई माइनस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो ये बन जाएगा ए प्लस गैसियस। ठीक। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो तो उसको बोलते हो IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपसे पूछे कोई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी बताते हो? जो पिछली डेफिनेशन बताई वो किसकी थी? फर्स्ट की ही थी। तो इन जनरली पूछते हैं तो अपन क्या बताते हैं? फर्स्ट को ही बताते हैं। हाँ, अगर और एनर्जी दे दो, और ज्यादा एनर्जी दे दो, और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए? पहले एक निकला था, अब एक और निकल जाए, तो ये सेकेंड स्टेप में जो आपने एनर्जी दी है उसको बोलते हैं IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम 3 तक ही निकलते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलते। 4 तक में भी बहुत एनर्जी लगती है। इन जनरली 3 तक ही निकालते हैं, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब तीसरा निकालोगे तो क्या बोल दोगे? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे अगर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? A+3 गैसियस, और इसमें जो एनर्जी दोगे उसको क्या बोलोगे? IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक कोई समस्या? याद क्या रखना है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी एटम से तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड रिमूव करेंगे सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन, थर्ड तक की बात करते हैं।
क्लियर है बात? कोई भी है, एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। अब देखो IE1 हमेशा ज्यादा होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, IE जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे IE1 छोटा होगा IE2 से, IE3 उससे भी बड़ा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा निकालने के लिए उससे भी ज्यादा, तीसरा निकालना है तो उससे भी ज्यादा, चौथा निकालना है तो उससे भी ज्यादा, पांचवा निकालना है तो उससे भी। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उससे ज्यादा सेकेंड, उससे ज्यादा थर्ड। इसका रीजन पूछते हैं, क्या रीजन है? क्या नहीं, आपसे पूछते हैं पहली वाली कम क्यों है, दूसरी वाली ज्यादा क्यों, इसका रीजन बताओ। देखो क्या होता है, पहले ए जो था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज तो था नहीं, आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, अब क्या बन गया, ए प्लस बन गया। अब प्लस वाले से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, प्लस हमेशा क्या करेगा, माइनस को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से तो निकलने देगा नहीं, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ए प्लस के बाद A+2 आ गया, अब +2 से आपको निकालना है, +3 बनाना है तो और ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हैं तो चार्ज आ जाता है, और चार्ज भी कैसा आता है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर थोड़ी जाने देगा, पॉजिटिव वाली चीज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचती है, तो अगर निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने लिखी है इसके नीचे रीजन लिखेंगे। हाँ, ये IE1 इज लेस देन IE2 लेस देन IE3, इसका रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है क्या? यस सर। रीजन लिखो। When we remove second electron from M plus, then due to positive charge, electron get attracted and removal of second electron is difficult. So we have to supply more energy to remove electron. इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अट्रैक्ट, प्लस चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में जो भी प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, वहां जैसे दुनिया में जो भी प्रोसेस डिफिकल्ट होता है उसमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। केमिस्ट्री में जो प्रोसेस डिफिकल्ट होगा उसमें, इसका मतलब समझिए उसमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो प्रोसेस इजी होगा उसमें एनर्जी बाहर निकल सकती है, जो प्रोसेस डिफिकल्ट होगा उसमें एनर्जी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे देते दोनों केस में इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो देना तो है ही, लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, दूसरा निकालते हो तो क्या करना पड़ता है, ज्यादा देनी पड़ती है। क्लियर है बात? चलो
अब एक जनरल बात कर लेते हैं, फिर इसमें भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे फैक्टर हैं, पर आज की क्लास के लिए जनरल बात। पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा और टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या। तो पहला है इन जनरली लिख दीजिए, एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे। इन जनरली हम बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे इन अ पीरियड तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में रेडियस क्या हो रही थी, रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। रेडियस डिक्रीज होने का मतलब क्या समझते हैं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस है पहले, अब ये न्यूक्लियस है और रेडियस ये हो गई मान लीजिए बाद में। पहले इतना दूर था इलेक्ट्रॉन, अब इतना पास आ गया। पास आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो अगर रेडियस बड़ी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का अगर कंपेयर करें, यहाँ पे 1 कह दो, यहाँ पे बोल दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2, तो हमेशा पास जब आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले केस से ज्यादा होगा दूसरे केस में। रेडियस छोटी होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। पास में आ गया इलेक्ट्रॉन आउटर शेल, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम, बोलिए जल्दी। ज्यादा देनी पड़ेगी, पक्का? हाँ पक्का। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी मोर सप्लाइड, ज्यादा एनर्जी दोगे, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो इंक्रीज। तो याद रखेंगे लेफ्ट टू राइट में रेडियस डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। डिक्रीज को ऐसे लिखते हैं इंक्रीज। और वो भी याद रखेंगे रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी अपोजिट ही चलते हैं। रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप में आओगे टॉप टू बॉटम तो ग्रुप में तो रेडियस बढ़ता है, शेल बढ़ते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेकंड पॉइंट कर लीजिए, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो एनर्जी सप्लाइड क्या होगी, कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। ज्यादा ताकत का मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड एनर्जी सप्लाइड डिक्रीजेस, यानी क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो अगर हम बोले टॉप टू बॉटम तो बोलेंगे रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम। इन जनरली ये है, एक्सेप्शंस भी आएंगे। हाँ एक्सेप्शन तो बहुत है, ढेरों है।
क्लियर है? टाइम क्या हुआ? अब करते हैं हम लोग फैक्टर्स। फैक्टर्स में 6-7 फैक्टर हैं, एक फैक्टर करके आज की क्लास बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक साथ आपका दिमाग जितना ले पाएगा उतना ही देंगे। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन कम ही पूछते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को, पहला तो पढ़ ही लिया हमने, रेडियस। फर्स्ट फैक्टर तो पढ़ ही लिया है, तो उसकी डिटेल नहीं करवा रहे, बस इतना लिख लीजिए, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मालूम है ना? दूसरा फैक्टर है ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का क्या मतलब होता है? ENC बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? इजी या डिफिकल्ट? ऑनलाइन बोलिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या हो गई? आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, रेडियस के इनवर्सली, ENC के डायरेक्ट। इनवर्सली डायरेक्टली का इनवर्सली है ना, देखो ना, रेडियस कर लिया। हाँ, ये पढ़ चुके हो तुम, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं ना? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो रेडियस क्या होती है? अपने आप बढ़ जाती है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अपोजिट चल रहा है ना। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है? कम होती है, बढ़ जाती है, सॉरी। रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट क्या चलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा तो क्या होगा? IE इजी है तो IE कम हो जाएगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो अपोजिट हो गया। शील्डिंग इफेक्ट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेट करके आपको आना चाहिए। बस आज की क्लास यही पे खत्म, ठीक है? चलिए आज के लिए बाय बच्चे।